हाँ तो बच्चों, अगले टर्न पर हमने 2 सवालों को देख लिया था। उसी प्रश्नावली में आज तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। 12, 15, 21। तो 12 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 12 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 प्राप्त होंगे। 15 के गुणनखंड करें तो 3 गुणे 5 प्राप्त होंगे। और 21 के गुणनखंड प्राप्त करें तो 3 गुणे 7 होंगे। इस प्रकार से मासा ज्ञात करने के लिए तीनों में जो उभयनिष्ठ संख्या होती है, जो तीनों में मिलती है, वही उसका मासा होता है। तो तीनों में देखते हैं 3 प्राप्त हो रही है, तो इसका मासा कितना हो गया? 3। यही इसका उत्तर हो जाता है। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए भी हम इनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7 प्राप्त हुए। मासा और लासा में अंतर ये है कि मासा में यानी एचसीएफ में उभयनिष्ठ संख्या को लेते थे और एलसीएम में उभयनिष्ठ तथा जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी लेते हैं। जैसे 2 2 अन्य किसी में नहीं आया तो इसमें भी ले लिया 2 2। 3 3 2 में आया, 3 सभी में आया है तो 3 को ले लिया। 5 नहीं आया, 5 को ले लिया। 7 किसी में नहीं आया, 1 में आया, उसको भी ले लिया। इस तरीके से इनका अगर हम गुणा प्राप्त करें तो 420 प्राप्त होता है। इस प्रकार दिए गए अभाज्य संख्याओं के हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब आते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। 8, 9, 25 का हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो इसके भी यही हल करेंगे। 8 के गुणनखंड हुए 1 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के गुणनखंड करें 1 इंटू 3 में इंटू 3। 25 के गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणे 5 गुणे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कोई अभाज्य गुणनखंड प्राप्त वैसे नहीं हो रहा था, हमने चूंकि 1 लगा लिया है, इसलिए यहाँ देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 1 प्राप्त हो रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त हो रहा है, अतः इसका एचसीएफ 1 ही होगा। इसी प्रकार एलसीएम ज्ञात कर लें तो एलसीएम के भी गुणनखंड हम अभाज्य प्राप्त करते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 के गुणनखंड 1 गुणे 3 गुणे 3 और 25 के गुणनखंड 1 गुणे 5 गुणे 5 प्राप्त कर लिए। अब हमने वही विधि का प्रयोग करते हैं जो मैंने ऊपर अभी देखी थी। तो इसमें देख लेते हैं कि सभी मिल रहे हैं तो इसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो 2 2 2 अन्य किसी में नहीं आया, लिख लिया तीनों। 3 3 भी नहीं आया किसी में भी तो उनको भी ले लिया। और 5 5 भी किसी में नहीं आया तो उनको भी उतार लेते हैं। इस प्रकार इनका गुणा करते हैं तो 1800 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बच्चों आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य संख्याओं का कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। एचसीएफ 306 657 का हमें दिया है 9, यानी संख्याएं दी गई हैं 2 संख्याएं 306 और 657 हैं, उसका एचसीएफ 9 दिया है। तो हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। सवाल को थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन तुम्हें घूमने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने हर चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। तो हमें देख रहे हैं पहली संख्या प्राप्त हो रही 306, दूसरी संख्या 657, तीसरी संख्या से कोई हमें मतलब नहीं होता है, इसमें 2 संख्याएं हैं। अब यहाँ एचसीएफ दिया गया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। चूँकि हम एक सूत्र जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम,
तो इस सूत्र के माध्यम से हम एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं, पक्षांतर कर लेंगे। तो जैसे ही पक्षांतर करेंगे मेरा सूत्र निकल आएगा। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ इधर गुणांक में है, इधर आता है भाग में हो जाता है। तो हमारा सूत्र ये क्लियर हो गया कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। एलसीएम बराबर निकालने के लिए हम इनके मानों को रख देंगे। तो पहली संख्या का मान है 306 इंटू दूसरी संख्या है 657 जो रख दी है, और बटे एचसीएफ का मान 9 दिया गया था वो भी रख दिया। यहाँ से काट लेते हैं, 9 से इसको काटेंगे, 9 तियाँ 27 बची, 3 36 हो गई, 9 चौक 36। इस तरीके से 34 प्राप्त हुआ। 34 गुणे 657 अगर करें तो 22,338 प्राप्त होता है। यही इसका आंसर है। अब हम प्राप्त करते हैं प्रश्न नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त हो सकती है, कौन संख्या 0 पर समाप्त होगी ये मुझे देख लेना है। तो यहाँ देखते हैं 6 की पावर n हमें दिया गया है। तो 6 की पावर n बराबर अगर हम देखें इसके गुणनखंड 6 के तो 2 गुणे 3 प्राप्त होते हैं, और जो घात लगी है उसको घात को ऐसे ही चढ़ा दिया। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि जब तक 5 नहीं होगा, अगर 2 आया है तो तब तक 0 नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी संख्या में 5 का होना अति आवश्यक है, यदि उसमें पहले से गुणनखंड 2 प्राप्त है तो। अतः 6 की पावर n का 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 ही संख्याओं 2 व 3 के घात होंगे। अतः कोई भी संख्या n बिलोंग n ऐसी नहीं है जो कि 6 की पावर n में शून्य अंक पर समाप्त हो। देखिए शून्य अंक पर समाप्त वही संख्या हो सकती है जिसमें 2 और 5 दोनों आया हो। तो इस गुणनखंड में 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है, जिसके कारण हम 0 अंक पर समाप्त नहीं कह सकते हैं कि होगी। अब देख लेते हैं यहाँ होमवर्क, इधर ये क्लियर हो गया होगा, इसी से संबंधित होमवर्क होगा। तो होमवर्क है पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17, 23, 29 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। ये सवाल है। तो इसका हमें एलसीएम और एचसीएम करके बच्चों लाना है, और जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि कितना आप लोगों को क्लियर हुआ है। दूसरा सवाल है एचसीएफ 36 और 40 का एचसीएफ 4 दे दिया गया है, और एलसीएम 36, 40 का ज्ञात करना है। तो इससे संबंधित ये 2 सवाल होमवर्क के लिए हो गए, जो आप सभी को करना है, और इन्हें बार बार अगर दोहराते रहेंगे तो ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके उपरांत अगले टर्न पर इसको क्लियर किया जाएगा।